हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा बचा है उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स सिस्टम, दिस इज द टॉपिक फॉर द डे। ये फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं यूनाइटेड नेशन वाले, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी सब चीज़ें आप यूनाइटेड नेशन की नॉर्मल जो पढ़ते हैं वो वाली इसमें कवर होंगी। उसके लिए तो फैक्चुअल है, तो पीडीएफ आपके पास में होगी ही, ठीक है। सो वेट अ मिनट। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट कवर करना है, पहले वही कवर करेंगे। वही बात मैं बोल रही हूँ अभी कि पहले वो फिनिश करेंगे, उसके बाद बाकी कवर करेंगे। गुड आफ्टरनून आयुष। तो हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद सिक्योरिटी भी कंप्लीट कर लिया था। तो भी एग्जैक्ट कहाँ तक कवर किया था हमने? बैरी बुजान हो गया था ना। डेटरेंस भी कर लिया था हमने। रेलेवेंस ऑफ डेटरेंस करना है। ओके ओके। तो रेलेवेंस क्या है आज के टाइम पे डेटरेंस की, क्योंकि इस पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि आज के टाइम पे डेटरेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है। रीजन उसका है क्योंकि आपस में जो नेशंस हैं, दे आर यू नो बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है नेशंस के बीच में, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है इकोनॉमी की वजह से, जिसकी वजह से उनका जो हार्ड पावर का स्कोप है वो काफ़ी कम है। तो मेन सिक्योरिटी थ्रेट इसीलिए हमको नॉन स्टेट एक्टर से मिलता है। और हम देखते हैं कि जो रियलिस्ट हैं वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि न्यूक्लियर वेपन्स हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस। वो बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आज भी रेलेवेंट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कर लिया था आई थिंक हमने। आगे देखिए बात आती है इसी में, क्योंकि हम रियलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रियलिस्ट में आते हैं हमारे केनेथ वॉल्ट्स। केनेथ वॉल्ट्स का कहना है कि न्यूक्लियर वेपन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ही कोल्ड वॉर कोल्ड रहा, मतलब एक फुल फ्लेजेड वॉर में डेवलप नहीं हो पाया। इनफैक्ट केनेथ वॉल्ट्स एंड मियर शिमर दोनों ही हमारे हम देखते हैं कि रियलिस्ट हैं। मियर शिमर इनफैक्ट सपोर्ट करते हैं सेलेक्टिव प्रोलिफरेशन को, ये हमने कल देखा था। सेलेक्टिव प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिव प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, ऐड कर सकते हैं अपने वेपन्स। रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है। किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पर कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करेगा, ठीक है। जबकि बाकी जो है, तो इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है डेमोक्रेसीज की वजह से, उसको फर्स्ट जनरेशन बोल देते हैं। दीज आर द फर्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर स्टेट। फर्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे दूसरी जगह पे सेकेंड जनरेशन होता है। सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर स्टेट अपने
न्यूक्लियर सेफ्टी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा मैटर नहीं कर पाएगा। उस रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर स्टेट के बारे में बात की जाती है। हालांकि अगर हम लिबरल्स का व्यू देखें तो लिबरल्स का तो देखिए ये कहना है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। यानी न्यूक्लियर वेपन को आप नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हैं, इनफैक्ट डिस्कार्ड करने की, पूरा एलिमिनेट करने की बात करते हैं, रिमूव करने की बात करते हैं। आज के टाइम पे स्पेशली इसको लेकर के अर्जेंसी इसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। रीज़न बीइंग कि आजकल प्रोलिफरेशन के चलते थोड़ा डर बैठा हुआ है, क्योंकि आजकल नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स अगर उनके हाथ में से न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आए तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब ये जो पूरी आपको डिबेट बतानी है, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे कि कितनी रेलेवेंस है इसकी, तो आप रेलेवेंस में डिबेट बताएंगे। यानी डिबेट का मतलब ही है कि आपको वेरियस व्यू पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर। तो यानी आप साथ में ही रियलिस्ट के व्यू लिखेंगे, इसके साथ में आप लिबरल्स के व्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर्स को भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि उनका क्या कहना है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में आती है नीना टेनेनवॉल्ट। कल मैंने आपको इसका मतलब बताया था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का। ये बोलते हैं कि हमारा जो सोचने का तरीका है एनार्की को, ठीक है, वो हमें चेंज करना होगा। एनार्की इज व्हाट वी मेक ऑफ इट, दैट इज एनार्की, व्हाट वी मेक ऑफ इट, वो एनार्की होती है। तो उसी में ये बोलते हैं कि नीना टेनिनवॉल्ट कि बेसिकली हमें अपना सोचने का तरीका चेंज करना होगा। हमें ये भी सोचना होगा कि अगर एनार्की या कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है तो आपस में जो स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट इसी से रिगार्डिंग नीना टेनिनवॉल्ट हाईलाइट करती हैं, शी हाईलाइट्स, शी सजेस्ट दैट जो न्यूक्लियर टैबू है इसको हाईलाइट करती हैं। न्यूक्लियर टैबू, न्यूक्लियर टैबू आज के टाइम पे एग्जिस्टेंस में आ गया है। इनका मानना है कि देखिए मेन रीज़न ये है कि वियतनाम में यूएसए क्यों यूज़ नहीं कर पाया था न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन वाला जो अटैक हुआ था एटॉमिक, आप देखोगे कि बॉम्ब ड्रॉप किया गया था जब हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसके बाद एक टैबू उसके साथ में एसोसिएट किया गया था कि मतलब एक ऐसा पूरा जनरल वे में इतने लोग मरे थे वहाँ पर, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने से रिलेटेड आज के टाइम पे कोई भी अगर कंट्री यूज़ करता है तो बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उसका। तो ये एक सॉर्ट ऑफ टैबू हो गया, ठीक है, कि यूज़ नहीं करना है। इसीलिए ये आज के टाइम पे कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करें वो। इसीलिए those countries which do not have nuclear weapons, उन कंट्रीज को, जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उनको अब इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। रादर ऐसी कंट्रीज को ऐसे नॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, सोचने का तरीका बदलना चाहिए, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर टैबू को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, जिसकी वजह से जो दूसरे स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज़ करें, ठीक है। इसी में नीना टेनेनवॉल्ट को आप कोट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे थिंकर्स है जैसे हेनरी किसिंगर हो गए, ये भी न्यूक्लियर डेटरेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। इनका भी कहना है कि डेटरेंस सिर्फ उन कंट्रीज के बीच में काम आता है जो रैशनल होते हैं, मतलब अपना जो डिसीजन है सोच समझ करके लेते हैं, उनके बीच में काम आता है। तो इनका मानना है कि इसीलिए कंट्रीज को ऐसे सोल्यूशंस देखने पता लगाने चाहिए जिसके चलते आप सिक्योरिटी थ्रेट को रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। और तो देखिए ये माना जाता है ज़्यादातर कि रेलेवेंस आज के टाइम पे जो न्यूक्लियर वेपन्स की है वो डिक्लाइन हो चुकी है कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में। लेकिन आज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये अभी भी रिलाई करते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस में अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में। अब यूएसए ने स्पेशली अपनी एबीएम ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी निकाली है। एट द सेम टाइम इंटरमीडिएट
इस टाइप की न्यू आर्म्स रेस भी स्टार्ट की है। ठीक है, ये सभी आर्म्स रेस में इंडिकेट करता है इनफैक्ट। तो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तो 2018 में, पिछले साल ही, उसके बाद इनके पावर में आने के 2 साल बाद हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू निकाला गया था यूएसए का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्पेशली मेंशन किया था कि यूएसए न्यूक्लियर वेपन्स पे रिलाई करेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही साथ अपने जो एलाइज हैं जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उनके सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें फर्दर, और इसमें डाल सकते हैं अपने व्यूज। सपोज यू वांट टू ऐड सम मोर व्यूज, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, यू कैन मेंशन द व्यूज ऑफ रमेश ठाकुर। एक्चुअली रमेश ठाकुर का एक पिछले साल द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, न्यूक्लियर डेटरेंस इज ओवररेटेड। ये आर्टिकल में इनके जो व्यूज हैं काफी अच्छे हैं, आप इसको मेंशन कर सकते हो। बाकी रमेश ठाकुर के अलावा आप राकेश सूद को भी इसमें कोट कर सकते हो। इनका न्यूक्लियर डेटरेंस पे क्या व्यू है, ये सभी आपस में लिंक्ड है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी से भी। क्योंकि देखिए, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में न्यूक्लियर टैबू आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है इससे रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा नेशनल इंटरेस्ट, और एक हेजुमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी रह जाएगी, वो फिनिश करेंगे। लेकिन पहले ये आप चीज लिखेंगे, न्यूक्लियर रेलेवेंस वाली। ठीक है, तो प्लीज राइट। रेलेवेंस में कहाँ तक लिखा था, केनेथ वॉल्स और मिया शिमर लिख लिया था राघव। ओके, तो अगर आगे हमने ये नहीं लिखा था ना, सेलेक्टिव प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है, वी डिड नॉट राइट इट। हाँ, तो लिखिए, सेलेक्टिव प्रोलिफरेशन मीन्स, selective proliferation means proliferation among western countries, जो वेस्टर्न की कंट्रीज हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियर वेपन्स ये अपना इकट्ठा करते रहते हैं, उस हिसाब से बात हो रही है। proliferation among western countries will add to their security, will add to their security as they are democracies, as they are democracies, they will pay attention to, they will pay attention to public opinion, public opinion. That is why they are called first generation nuclear states. That is why they are called first generation nuclear states. Please write, I'm just coming in 2 minutes.
हाँ जी, आगे लिखिए। On the other hand, second generation nuclear states, second generation nuclear states cannot maintain nuclear safety, nuclear safety and security and may not be accountable to public opinion. ऐसे न्यूक्लियर स्टेट जिसमें पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, liberals however believe that nuclear weapon needs to be eliminated. लिबरल का मानना यह है कि न्यूक्लियर वेपन को रिमूव ही कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, नीड्स टू बी एलिमिनेटेड. The urgency has increased because of fear of proliferation into hands of non-state actors. Next, right, social constructivist scholar Nina Tenenwald suggests that nuclear taboo has come into existence. Nuclear taboo has come into existence. नहीं, यहां से तो सही चल रहा है। चेतराम, आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत है? Am I audible? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस, थैंक यू फॉर टेलिंग मी सौरभ। ये शायद राघव के साइड से कोई प्रॉब्लम है। आगे लिखिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर डीना टेनेनवॉल्ड सजेस्ट दैट nuclear taboo has come into existence. Nuclear taboo has come into existence. According to her,
main reason the main reason why USA could not use the main reason why USA could not use nuclear weapon against nuclear weapon against Vietnam Vietnam was because of development of development of आफ्टर नॉन स्टेट एक्टर्स दोबारा बताऊं? उसके बाद लिखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। मैं लिख रही हूँ, यहाँ से लिख लीजिएगा, ऐसे बार बार दिक्कत होती है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर नीना टेनेनवॉल्ड suggests that nuclear taboo has come into existence. According to her, main reason why USA could not use nuclear against Vietnam was because of development of taboo against the use of nuclear weapons. Hence, it is not possible for countries to use nuclear weapons. Hence, those countries which do not have nukes, that means nuclear weapons, should not feel insecure. Rather, should support the construction of norms which strengthen nuclear taboo further. आगे लिखिए, हेनरी
Kissinger. Henry Kissinger also does not support reliance on nuclear deterrence because deterrence will apply only in case of rational actors. And according to him, countries should find, यानी कंट्रीज को दूसरा तरीका निकालना चाहिए, other means to reduce the security threat. Though it is widely believed that the relevance of nuclear weapons have declined in post-Cold War situation, yet major countries like USA, Russia, France continue to rely on nuclear deterrence in their security policy. USA coming out of anti-ballistic missile treaty. अभी चिन्मय हम लिख रहे हैं रेलेवेंस ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है, ये बस फिनिश होने वाला है, इसके बाद हम आगे कवर करेंगे नेशनल इंटरेस्ट, आखिरी टॉपिक रहेगा। उसके बाद एक थ्योरी है हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, एंड थोड़ा सा बचा है बस, उसके बाद फिनिश हो जाएगा हमारा ये टॉपिक, एंड फिर यूनाइटेड नेशन एंड इट्स सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रीटी एटसेट्रा indicates न्यू आर्म्स रेस। हाँ, राघव ने लिख लिया है ये इतना, तो राघव अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज देंगे वैसे, ठीक है। इंडिकेट्स न्यू आर्म्स रेस। फिर आगे थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हमको लिखना होता है, तो द न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू, रिसेंटली ये 2018 में निकाला गया था, न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू रिलीज्ड बाय ट्रम्प administration in Feb 2018 clearly show
clearly show that USA continue to play uh, reliance on nuclear weapons for its security as well as security of its allies. लिखिए, अभी रिसेंटली भी एक आर्टिकल था इससे रिलेटेड कि न्यूक्लियर वेपन्स आर ओवररेटेड टुडे। ओवररेटेड मैगजीन में आया था, एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल था रॉबर्ट फैरले का, सो यू कैन कोट हिम। ठीक है, आई एम गिविंग यू द लिंक ऑफ दैट आर्टिकल, वो आप पढ़ सकते हो। उसमें फर्दर एक दो चीज़ें आप यहाँ से जो आपको पॉइंट ठीक लगे वो ऐड कर दो। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल, नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन आती है, उसमें रॉबर्ट, ये भी रिसेंट 3 अक्टूबर को ही आया, लास्ट मंथ इनका, वाई न्यूक्लियर वेपन्स आर ओवररेटेड, इस पे था। ठीक है, बाकी हमें क्योंकि लिखना है रमेश ठाकुर का व्यू, तो रमेश ठाकुर लिखिए। अकॉर्डिंग टू रमेश ठाकुर, एक क्वेश्चन आ सकता है न्यूक्लियर डेटरेंस पे बाय द वे, तो इसको थोड़ा डिटेल में इसीलिए कवर कर रही हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू रमेश ठाकुर, the whole concept of nuclear deterrence, the whole concept of nuclear deterrence is deeply flawed. is deeply flawed मतलब फ्लॉ है उसमें, फ्लॉ है उसमें। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स आर और न्यूक्स आर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव होते हैं एंड थ्रेटनिंग to our common security, to our common security. लिखिए, the taboo against this is so comprehensive and powerful and powerful
ये इतना ज़्यादा इसको लेकर के इतना पावरफुल टैबू एग्जिस्ट कर रहा है that under no circumstances that under no circumstances will its use against, इसको अगर आप यूज भी करोगे किसी भी सर्कमस्टांसेस में कंपनसेट नहीं कर पाएगा ये जो उसकी कॉस्ट आएगी. will its use against a non-nuclear state, a non-nuclear state मतलब किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उनके अगेंस्ट में अगर आप यूज करते हो इसको तो उससे क्या रहेगा? कंपनसेट फॉर द पॉलिटिकल कॉस्ट. आगे लिखिए, नॉर कैन दे बी यूज्ड, नॉर कैन दे बी यूज्ड, nor can they be used for defense against against न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स. यानी कोई न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट भी है उसके अगेंस्ट में भी हम यूज नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स. बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल वर्नेबिलिटी, क्योंकि दोनों ही साइड नुकसान होगा ना इस वजह से. बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल vulnerability, nuclear vulnerability. As it would be a mutual, as it would be a mutual national suicide. अगर किसी आर्म नेशंस आपस में लड़ते हैं इसके थ्रू तो ऑब्वियसली ये होगा. Their only purpose and role is therefore their only purpose and role is mutual deterrence. Mutual deterrence. इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो. रमेश ठाकुर का एक मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, ठीक है. ये लिंक आपको ये पढ़ना है. ये आर्टिकल इनका है, द हिंदू में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस हिसाब से. यहाँ से आप इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर के निकाल सकते हो इस आंसर में. मतलब एग्जाम्पल से अगर रिलेट करना हो, दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन. ठीक है, तो दो लिंक हैं.
हाँ, नॉन स्टेट एक्टर्स भी न्यूक्लियर वेपन एक्सेस कर सकते हैं, इवन दैट इज ट्रू। ठीक है, इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग भी बोला जाता है। ठीक है, कि कैसे बेसिकली इट कैन रिजल्ट इनटू दिस थिंग, नेट रिजल्ट इसका क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, एक आर्टिकल आया था, बाकी गार्डियन में भी एक आर्टिकल था इससे रिलेटेड कि ये एक मिथ है, डेविड बैरिश ने लिखा था। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतने सारे आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। दो, देखिए कोई भी टॉपिक आता है तो दो आर्टिकल से ज़्यादा मत कीजिए। जैसे कि आज एक आर्टिकल आया है, आई कैन सी इंडियन एक्सप्रेस में, अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई थी, देयर वाज एन आर्टिकल दैट हैज कम टुडे, अभी तो याद नहीं आ रहा, प्रताप भानु मेहता का था आर्टिकल। तो प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल है, वो आप पढ़ सकते हैं, आज ही आया है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट रहेगा। आई थिंक ये, आई एम नॉट रॉन्ग, कौन से टॉपिक से एसोसिएटेड है, आरसीईपी से, यस। आरसीईपी में अभी रिसेंटली इंडिया ने मना कर दिया है ना आरसीईपी से, तो उसके क्या हो सकते हैं, इनका क्या व्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। अब आरसीईपी में इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आर्टिकल आ रहे हैं आपको सभी आर्टिकल्स पढ़ने हैं आरसीईपी के। हमारे पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, आप आरसीईपी पे दो आर्टिकल पढ़ लो, उतने इनफ है, अलग अलग थिंक करके। एक तो प्रताप भानु मेहता और एक दूसरे, बस इतना इनफ है। सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर कोई आर्टिकल आता है पढ़ लीजिए, उसमें आप डिटेल में मत जाइएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नोट डाउन करें और उसको ये कोशिश करें कि इसको आंसर में कैसे डालना है, डोंट डू दैट, वो फिर ओवर हो जाएगा ज़्यादा। वैसे भी ऑलरेडी इतना सारा डेटा है हमारे पास में, थोड़ा बहुत ऐड भी कर देंगे हम तो उसमें चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में इतना मत कीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको पेपर बहुत ही 20 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन लिखना है, और उसमें भी सिर्फ 200 वर्ड्स चाहिए। ठीक है, क्लियर। ओके, तो इसके साथ हमारा रेलेवेंस खत्म होता है न्यूक्लियर डेटरेंस का। आगे हम पढ़ेंगे इसको, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को फर्दर, डोंट वरी, अभी इसको और भी डिटेल में पढ़ना है हमें। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी देखेंगे थोड़ा, अभी फिलहाल आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पहले ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा आपको एंड में बताऊंगी, जिससे होगा क्या, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉगनदाउ जो थे नेशनल इंटरेस्ट पे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उस हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर काफ़ी डिबेट होती है कि नेशनल इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक कंट्री के लिए। तो उस हिसाब से लिखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज dominated by realist school of thought. Realist school of thought. According to Morgenthau, ब्रैकेट में लिखिए, फादर ऑफ रियलिज्म, national interest is the prime motivation. It is the prime motivation of foreign
policy. Prime motivation of foreign policy. It is a highly dynamic concept. डायनेमिक कॉन्सेप्ट, डायनेमिक मतलब चेंज होते रहते हैं। आज अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट पे किसी कंट्री के साथ में कोऑपरेट करना है तो आप करोगे, कल को हो सकता है उसी सेम कंट्री के साथ में आप कोऑपरेट ना करो। तो ये चेंज होता रहता है। पावर is a means to secure the national interest. National interest itself can be described in terms of power. According to Morgenthau, there are two types of national interest. पहला लिखिए core national interest. It is fundamental do not change and reflects continuity in foreign policy. अगला लिखिए वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट। देखो कोर नेशनल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता, वेरिएबल चेंज हो सकता है, देयर इज अ वेरिएबिलिटी इन दैट, चेंज हो सकता है, दैट मीन्स। तो वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट में लिखिए इट रिफ्लेक्ट्स continuity with change in foreign policy. नेक्स्ट लिखिए scholars like Robinson have given classification of national interest. इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग there are primary national interest, secondary national interest, permanent national interest, variable national interest, general national interest, and specific. Robinson has also given the way in which countries protect their
नेशनल इंटरेस्ट। कौन कौन से वेज हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर, ये डिटरेंस मेंटेन करता है। सेकंड इज डिप्लोमेसी। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। और आप इंटरनेशनल लॉ या ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी मेंटेन कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशंस, आइडियोलॉजी, इंटेलिजेंस, incentives, these are the ways। ठीक है, ये रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करना हो तो प्लीज राइट इंडियन वर्जन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया का क्या वर्जन है नेशनल इंटरेस्ट का? इंडिया में एक तो होती है 6 फोल्ड पॉलिसी, 4 फोल्ड पॉलिसी। ये याद है आपको, कौटिल्य के टाइम पे हमने षडगुण नीति और ये पढ़ा था। 4 फोल्ड पॉलिसी वही है। दो नेशनल इंटरेस्ट is a core concept of international politics, yet it is called as pseudo theory. Why? The prime reason for this is because it is highly सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि चेंज होता रहता है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है, तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। और क्या लिखा जा सकता है इसमें? नेशनल इंटरेस्ट को बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट एज अ कॉन्सेप्ट has been criticized by Marxist scholars. The first theoretical analysis of national interest from Marxist perspective was done by Charles Beard. चार्ल्स बियर्ड्स ने क्या बोला था? If citizens have to support the government which prosecutes them, soldiers are
to die for it. Foreign policy have to conform to it. What better term it can be other than national interest? Other than national interest. And so basically, national interest is a pseudo theory. It is a pseudo theory. It's a pseudo theory which is first declared by Raymond Aron. It is Raymond Aron. He called national interest pseudo because it is वेग, बहुत वेग है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिव है. दैट मीन्स मीनिंग ऑल्सो चेंजेस. कोई चीज लिखी है उसका मीनिंग चेंज हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट. एम्बिग्यूटी बहुत है. There is ambiguity in the concept. Concept hinders the formulation of acceptable theory of national interest. इसके अलावा आप व्यू लिख सकते हो जोसेफ फ्रैंकल का. Joseph Frankel. What he says, any search for theory of national interest is useless. It is used in variety of ways for variety of purposes. There are no single meaning and content. ऐसे ही अगर किसी और थिंकर का कोई भी एक दो यूज कर सकते हो ऐसे. आई एम गिविंग यू मोर. वर्चल स्कॉट, आप इनको भी कोट कर सकते हो इफ यू वांट. Says that despite the wide use of concept, क्योंकि सभी नेशंस इसको यूज करते हैं, theory lacks any substance. ज़्यादा इसमें थ्योरी में इतना काम नहीं किया गया है नेशनल इंटरेस्ट की. नेक्स्ट आप कोट कर सकते हैं मोहम्मद यूनिस. इनका कहना है दैट नेशनल इंटरेस्ट इज अ मीन्स टू प्रमोट
the interest of elites। उन्होंने एक्चुअली एक बुक लिखी थी, इन हिज बुक ऑन theory of national interest, he has shown how army in Pakistan describes its interests as national interest, has national interest। सो इसी के साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है विच इज सिक्योरिटी डायलेमा, वो आगे अभी कवर करेंगे। पहले इसको कवर कर लेते हैं। अभी तक देखिए हमने क्या देखा नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, कि सबसे पहली चीज़ रियलिस्ट जो स्कूल है वो नेशनल इंटरेस्ट में मानते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिस्ट स्कूल डोमिनेट करता है, ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं। तो उसमें जो मॉर्गन दाउ है, हु इज द फादर ऑफ रियलिज्म, मॉर्गन दाउ खुद ये मानते थे कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी हो उसमें सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, नेशनल इंटरेस्ट को। कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे लिया जाता है। एंड ये बहुत ही एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए स्टैटिक तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड किया और वो आने वाले टाइम तक बस वही नेशनल इंटरेस्ट आप फॉलो करते रहेंगे। इट्स नॉट द केस, रादर ये डायनेमिक होता है, टाइम के साथ में चेंज होता रहता है, ठीक है। सो हमको क्या दिखता है कि आज से पहले सपोज 1947 के बाद हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं था कि हम किसी कंट्री के साथ में ट्रेड करें, राइट, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंसी मेंटेन कर रहे थे। नेहरू का ये डिसीजन था। आज के टाइम पे हम देखेंगे कि हमारे ये नेशनल इंटरेस्ट में होता है कि अगर हम कंट्रीज के साथ में ट्रेड करें तो ट्रेड उनका बूस्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कंट्री को भी फायदा मिलता है। तो अल्टीमेटली यानी ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। और कैसे आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हो, पावर के थ्रू। अब पावर हार्ड पावर भी हो सकती है, सॉफ्ट पावर भी हो सकती है, कल्चर के थ्रू भी कर सकते हो आप, ठीक है, अपने मूवीज के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप पैसे के इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल पावर के बेसिस पे या सोशल पावर के बेसिस पे भी आप कर सकते हो नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर अपने दूसरी कंट्री के साथ में। सो नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा पावर के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। तो मॉर्गन दाउ का कहना था कि दो टाइप के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है कोर नेशनल इंटरेस्ट और एक होता है वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट। कोर नेशनल इंटरेस्ट ऐसा नेशनल इंटरेस्ट होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, सबसे फंडामेंटल होता है, एंड इसी में फॉरेन पॉलिसी में ये कॉन्टिन्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्टिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी, दैट्स व्हाट वी सी। सो इसमें यही चीज देखी जाती है कि फॉरेन पॉलिसी में देखिए आधे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूटी वाले होते हैं, जो हर टाइम पे कंटिन्यू रहेंगे, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में इसीलिए कोर और वेरिएबल एलिमेंट्स होते ही हैं। तो उसी बिहाफ में यहाँ पर ये चीज साफ बोली गई है कि उसी के बेसिस पे कि ये जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल चेंज होता है। वेरिएबल में आपको बार बार फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस दिखेंगे। तो ये तो मॉर्गन दाउ के अकॉर्डिंग है। अगर हम रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को क्लासिफाई किया है कि एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, या कुछ परमानेंट होती हैं चीज़ें, कुछ वेरिएबल होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही जनरल चीज़ें होती हैं, कुछ हम स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में फॉलो करते हैं।
जैसे सेंट्रल एशिया को लेकर के हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है काफ़ी स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि हम एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वहाँ पर। इसी के चलते हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012 में भी लॉन्च की, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए। तो वो एक स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही हमने ऐसी पॉलिसी हम लेकर के आए सेंट्रल एशिया के साथ में। तो उसी हिसाब से रॉबिन्सन फिर बोलते हैं कि देखिए, कंट्रीज कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, या तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके कर सकती हैं, डेटरेंस के थ्रू कर सकती हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू कर सकती हैं, या कोई प्रोपोगेंडा बना करके भी अपना नेशनल इंटरेस्ट आप फॉलो कर सकते हो, आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हो। जैसे यूएसए आइडियोलॉजी का यूज बहुत करता था, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी थ्रू, डेमोक्रेसी के जो एलिमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं, इनको सपोर्ट किया जाता था, बिकॉज ये यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही थी, दैट्स वाई। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो ये इस तरीके हैं, इसके अलावा यूएसए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट इसीलिए करता था क्योंकि ये यूएसए की इकोनॉमी को, उसके जो भी नेशनल इंटरेस्ट रहेंगे उसको फुलफिल कर रहा था। तो यूएसए ने काफी इंसेंटिव्स भी दिए हैं, जैसे पाकिस्तान को इंसेंटिव्स दिए थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब पाकिस्तान यूएसए के साथ में अलाइंड होने का इन्होंने डिसीजन लिया था, ठीक है। तो यही इसमें आता है सब कुछ, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट, प्रॉक्सी वॉर भी इसमें आएगा। प्रॉक्सी वॉर आएगा आपका हार्ड पावर में, ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर में नहीं आएगा, हार्ड पावर में आता है। एनीथिंग विच हैज टू डू विद, कुछ ऐसा हो रहा है, कोई नेगेटिव ऐसा चीज ली जा रही है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा रहा है, proxy war is a sort of a strong action taking something, a decision to encounter, to basically overcome, या किसी पर डोमिनेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो हार्ड पावर के थ्रू रहेगी। तो प्रॉक्सी वॉर इज पार्ट ऑफ हार्ड पावर रादर देन सॉफ्ट पावर। तो इन सभी तरीकों से आप अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये तो हमने यूरोप की पर्सपेक्टिव से देखा। व्हाट अबाउट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव? इंडियन वर्जन अगर देखोगे नेशनल इंटरेस्ट का, तो उसमें आप कौटिल्य वाला नेशनल इंटरेस्ट तो लगा ही सकते हो, विच इज अगेन रियलिस्ट। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट देखिए, उसको स्यूडो थ्योरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई। तो नेशनल इंटरेस्ट वैसे तो कोर कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, लेकिन इसमें जो प्राइम रीजन होता है इसका कि ये स्यूडो थ्योरी इसको क्यों बोली जाती है, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिविटी है इसमें। आज जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में हो सकता है कल चेंज हो जाए, वो एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट एक्शन आप लोगे, वो आपके नेशनल इंटरेस्ट में होगा। तो इसी को लेकर के जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं, हमको पता है मार्क्सिज्म में तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ नेशनैलिटी और नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये सभी चीजें आइडियोलॉजी में आती हैं, विच इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। जो आपको आइडिया दिया जाता है नेशन का, नेशनैलिटी का और नेशनल इंटरेस्ट का, ये सभी आपको डिवाइड करने के लिए दिया जा रहा है। ये आइडियाज हैं आपकी कॉन्शियसनेस को, फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए, ताकि आप लोग इन्हीं सब में उलझे रहो एंड बुर्जुआजी क्लास आपको एक्सप्लॉइट करती रहे। तो जो सबसे पहला थियोरेटिकल एनालिसिस आया था नेशनल इंटरेस्ट का, वो आया था मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से। कार्ल मार्क्स के जो फॉलोअर्स हैं आगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, इनके काफी इन्फ्लुएंस हुए इनके काम से। उसमें से एक स्कॉलर आते हैं हमारे चार्ल्स बियर्ड। चार्ल्स बेट का कहना था कि देखिए, अगर सिटीजन्स मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट मान लीजिए प्रोसिक्यूट कर रही है, या सोल्जर्स उसके लिए आज के टाइम पे, क्योंकि जितने भी सोल्जर्स होते हैं, जितने भी आपके आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, ये सभी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस भी करते हैं स्टेट के डिसीजन पे, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे सिटीजन्स को बेचा जाता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में हम कर रहे हैं। और फॉरेन पॉलिसी में भी डिसीजंस उसी के बेसिस पे लिए जाते हैं। तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे लोग सैक्रिफाइस देने को भी तैयार है। सो द टर्म इज नेशनल इंटरेस्ट, जो कि बहुत सब्जेक्टिव होती है। रेमंड एरन ने भी बोला था इट्स अ स्यूडो थ्योरी। सब्जेक्टिव है बिकॉज काफी वेग है, बहुत सब्जेक्टिव है, एम्बिग्यूटी बहुत है, ठीक है। एम्बिग्यूटी है कि मतलब
जैसी पॉलिसीज आप बनाना चाहते हो, उस एक्सेप्टेबल जो थ्योरी होती है नेशनल इंटरेस्ट की, उसमें काफी ज्यादा हिंडरेंसेस भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे सपोज वी वांट कि पाकिस्तान के साथ में हमारे फ्रेंडली रिलेशंस रहे, लेकिन उनका नेशनल इंटरेस्ट इज डिफरेंट हमारे नेशनल इंटरेस्ट से। सो अल्टीमेटली एम्बिग्यूटी इतनी रहती है कि आप कोई फाइनलिटी सोच भी नहीं सकते। अगर आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में रखा है कि आप बाकी सभी कंट्रीज के साथ में पीसफुल रिलेशंस बना के रखेंगे, तो ये आपके हाथ में नहीं रहता। इट इज़ वेरी एम्बिगुअस। ऐसे ही दूसरे स्कॉलर्स हैं जैसे जोसेफ फ्रेंकल है, इनका कहना है कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट की कोई थ्योरी ढूंढ रहे हो उसके बेसिस को जानने के लिए कि कहाँ किस हद तक मतलब कामयाब है, किस हद तक नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, सारे नेशंस का नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, तो ऐसी थ्योरी आप नहीं ढूंढ पाओगे। इट इज फ्यूटाइल प्रोसेस, ये एक यूजलेस प्रोसेस है। आप ढूंढ ही नहीं पाओगे नेशनल इंटरेस्ट की कोई थ्योरी, क्योंकि है ही नहीं। इतने सारे वेज हैं, इतनी वैरायटीज हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग मीनिंग्स लगा करके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कंटेंट में नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करती हैं कंट्रीज। और सेम कंट्री सेम डिसीजन नहीं लेगी सेम सिचुएशंस में। आगे जाकर के नेशनल इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट डिसीजन भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट वी सी इज कि ये बहुत ही, इसमें इतनी सारी वैरायटी है कि अगर आप एक फाइनलिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी का मतलब तो है फाइनलिटी ढूंढना उस चीज की, फाइनलिटी है ही नहीं इसमें। ऐसे ही आगे बर्चल स्कॉट का कहना है कि आज के टाइम पे इतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि इसकी थ्योरी में कोई सब्सटेंस ही नहीं है। इतनी वैरायटी है कि एक आपको सब्सटेंस नहीं मिलेगा जिसके बेसिस पे आप पूरा बाकी सभी स्कॉलर्स उसको डिफाइन कर सके। ऐसे ही मोहम्मद यूनुस का कहना है कि नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो एलीट क्लास होती है वो अपने प्रमोट करती है इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे। अपनी बुक लिखी थी इन्होंने ऑन थ्योरी ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को ही नेशनल इंटरेस्ट बना करके पाकिस्तान अपना जो आर्मी है वो रन कर रही है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस भी नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी। ये है नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। क्लियर? एनी डाउट? देखिए, आपको इसमें ना मैक्स टू मैक्स 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको जो टॉपिक तैयार करवाया गया है वो उसी हिसाब से करवाया गया है, 10 to 15 उसमें, क्योंकि बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10 मार्क्स में ही मैक्सिमम आएगा। ठीक है, और इसको आप अगर 15 नंबर में आता है तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में आप शो कर सकते हो, रिलेट करके कोई भी करंट एग्जाम्पल होगा उसको शो कर सकते हो। जैसे कि यूएसए का रिसेंट जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वाला जो अभी हो रहा है, ठीक है, यूएसए तो लिबरलिज्म को प्रमोट करता था, ट्रेड को, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता था। देन व्हाई दिस ट्रेड वॉर इज गोइंग ऑन, उसको आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें रिसेंट एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, उसके थ्रू आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। क्लियर? आगे लिखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा। It is one of the core concept of realism. Security dilemma is one of the core concept of realism, which is based on Westphalian world order. Westphalian world order. This concept has been developed by, किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? बहुत सारे स्कॉलर्स इसको सपोर्ट करते हैं, तो एक एक करके उन स्कॉलर्स का
व्यूज देख लेते हैं सिक्योरिटी डायलेमा के केस में। सबसे पहले आते हैं जॉन हर्स। जॉन हर्स, he used the Hobbesian theory of state of nature to develop security dilemma, which is a vicious cycle of insecurity, which makes power politics a permanent feature. अगला लिखिए रॉबर्ट जार्विस। He has developed offense defense theory. To explain the severity of security dilemma. बस इसको थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करना है, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा दूसरे स्कॉलर्स को आप मेंशन कर सकते हो, जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में आप मेंशन कर सकते हो। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव सिक्योरिटी dilemma is because of anarchy being interpreted in a specific way. They suggest communication can address दोबारा लिख देती हूँ, can address security dilemma. आगे लिखिए जॉर्ज Sorensen. He has given the concept of insecurity dilemma. It suggests that in 21st century nations suffer from internal
security threats, civil war, ethnic conflicts, movements, non-state actors, failure of states, in ब्रैकेट आप लिख सकते हैं फेल्ड स्टेट्स, फेल्ड स्टेट्स। आगे लिखिए। नेक्स्ट, अमिताभ आचार्य। He also believed that security dilemma may not be a relevant concept for third world states, subaltern realism। और ये जो पॉइंट है, ये जो पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म हमने पढ़ा था उसके काफी ज्यादा क्लोज आता है। इसको दूसरा नाम इसका क्या बोलते हैं हम? थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म। वी कॉल इट एज थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म ऑल्सो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ। देखिए, सिक्योरिटी डायलेमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रियलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है। वेस्टफेलियन ऑर्डर में हमने देखा था कि 4-5 ग्रेट पावर्स होंगी, आपस में इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंसिंग करेंगी। वो या तो अपने हथियार बढ़ाएंगी, ठीक है, टैंक्स बढ़ाएंगी, ये तो आर्म्स रेस हो गई, या फिर दूसरी कंट्री के साथ में अलायंस साइन करेंगी। तो वो वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर था। तो वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में सिक्योरिटी डायलेमा प्रेजेंट है। और जबकि हमारा नेक्स्ट है जो आगे ऑर्डर आएगा जो यूएस से एस्टैब्लिश करना चाहता था, उसमें हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी का आता है जो 1945 के बाद था। कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर में हम देखेंगे, ठीक है, और बाकी उसके बाद ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी सी इज कि सिक्योरिटी डायलेमा वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट है। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग व्यूज दिए हैं सिक्योरिटी डायलेमा को लेकर के, जिसमें जॉन हर्ट्स आते हैं। इन्होंने हॉब्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ नेचर का यूज करके सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश की और बताया कि कैसे कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर होगा और इसके चलते इनसिक्योरिटी की एक विशियस साइकिल चलती रहेगी। पावर पॉलिटिक्स क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही रहेगा, कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर रहेगा, परमानेंट फीचर रहेगा, तो वो उसकी वजह से सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट होगा। और इसी के बेसिस पे हमने देखा था आगे कि थॉमस हॉब्स इसीलिए सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देंगे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे एंड स्टेट को पावर देंगे। उसी को डेवलप करके इन्होंने सिक्योरिटी डायलेमा को एक्सप्लोर किया। आगे दूसरे स्कॉलर आते हैं हमारे रॉबर्ट जर्विस। रॉबर्ट जर्विस ने ऑफेंस डिफेंस थ्योरी दी थी। ये डेवलप की ये बताने के लिए कि देखिए सिक्योरिटी डायलेमा कितना ज़्यादा सिवियर है, मतलब नेशंस के बीच में। जैसे एक कंट्री अगर अपने डिफेंस के लिए बढ़ाती है, देखिए एक कंट्री ने मान लो वेपन्स बढ़ाने शुरू किए, आर्मी एक्सपेंशन शुरू किया, तो दूसरी कंट्री अपनी डिफेंस में अपनी आर्मी और अलायंसेस बनाने शुरू कर देगी। तो एक अगर ऑफेंसिव है, दूसरी डिफेंसिव में अपना अलायंस शुरू करेगी। फिर दूसरी कंट्री देखेगी कि ये डिफेंस में बढ़ा रहे हैं, वो अपना फर्दर बढ़ाएंगे। तो ऐसे पूरा सिक्योरिटी डायलेमा चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। ऐसे ही सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उनका कहना होता है कि सिक्योरिटी डायलेमा का रीजन यही है क्योंकि जब कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होती तो हम सोचते हैं, हम उसको एक वे में एक पर्टिकुलर तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको एक नज़रिए से ही देखते हैं कि अगर कॉमन अथॉरिटी नहीं है कोई,
उनको उन पे मॉनिटर करने वाली, तो आपस में ये बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस ऑफ पावर के लिए जाएंगे, तो हमेशा वॉर होने की टेंडेंसी बढ़ती रहेगी। ये भी चीज़ गलत है जो हम ऐसे सोचते हैं। कॉमन अथॉरिटी नहीं होती, हो सकता है कि यही नेशंस आपस में कोऑपरेट करें। ठीक है, तो इसीलिए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये सजेशन रहता है कि अगर एनार्की है, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, आपस में स्टेट्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, तो सिक्योरिटी डायलेमा रिमूव किया जा सकता है। ऐसे ही जॉर्ज सॉरेंसन है, इन्होंने इनसिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका मानना है कि आज के टाइम पे सिक्योरिटी डायलेमा, 21वीं शताब्दी में सिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट नहीं करता, इनसिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट करता है। अब सिक्योरिटी डायलेमा होता है कि दूसरे स्टेट से आपको खतरा है, इनसिक्योरिटी डायलेमा होता है कि आप ही के स्टेट के अंदर में खतरा है, जैसे कि टेररिज्म हो गया या सिविल वॉर हो रही है, ये सभी चीजें। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है आपके स्टेट के अंदर में ही, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं कुछ जो इस तरीके से एक्शंस ले रहे हैं, तो वो इनसिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट करता है। ऐसे स्टेट्स को फेल्ड स्टेट बोला जाता है, ठीक है, रादर देन सिक्योरिटी डायलेमा। तो ये बिलीव नहीं करते हैं। ऐसे ही अमिताभ आचार्य हैं, इनका भी मानना है कि सिक्योरिटी डायलेमा रेलेवेंट नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए। हमने ये ऑलरेडी देखा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडिया होती है, इनको दूसरी कंट्री से ज्यादा नुकसान से ज्यादा यहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, कम्युनल वायलेंस हो गया, या जो नक्सलाइट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इनको ज्यादा रहता है। तो रादर देन द रेलेवेंस ऑफ द सिक्योरिटी डायलेमा, व्हाट मैटर्स टू देम इज इनसिक्योरिटी डायलेमा, उसी को एक्सप्लोर किया था इन्होंने। तो हमारा इसी के साथ में खत्म होता है ये टॉपिक, एंड हमारे की कॉन्सेप्ट्स फिनिश हो जाते हैं आज। बाकी हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी 4:30 पे, एक और क्लास मैंने आपकी रखी है। इफ एवरीथिंग विल बी फाइन, आई विल कंटिन्यू विद दैट क्लास। तो हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी हमारी हम कवर करेंगे। ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, मैक्सिमम मुझे लगेगा, आई थिंक आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, और मैं हम ये फिर फिनिश कर देंगे। ट्रांसनेशनल एक्टर्स का क्या रोल है, ये सब चीजें, और इसी के साथ आईआर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, थ्योरी में अब एक लिबरल स्कूल और मार्क्सिस्ट स्कूल बचा है, वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, बाकी एक और टॉपिक पड़ा है सोशल मूवमेंट का, वो टॉपिक के लिए मैंने जो आपकी क्लास आगे हो गई थी वो मैंने कल के लिए रखी है, कल 2 क्लासेस होंगी आपकी, उसमें कंटिन्यू करेंगे। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, फॉर दिस लेसन, थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं।